हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हम कर रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग 30 दिन के अंदर 90 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आप पेपर में आने वाले मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपिक्स के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और कुछ स्टैटिक डेटा और फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे, उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ और फिर लॉन्ग न्यूज़ जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में स्टैटिक जीके के सेक्शन को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एसिड प्लस के नाम से आपको उस तरीके का चैनल देखने को मिलेगा, जिसमें मैं सारी पीडीएफ वहीं का अपलोड करूँगा। जितने भी डिस्कशन होंगे सब उसी चैनल को होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कॉमेंट में बताना है कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। यानी कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसको क्रेडिट दिया जाता है जिसने जैनिज्म कर्नाटका में स्प्रेड किया है। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंबिसार, सी अशोक और डी संतराती। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमको देखना है कि आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे पढ़ने वाले हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे। यानी कि आज है 31 मई। आज का जो डे है वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी थीम पे बात करें तो ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील्स की आज की थीम है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है। इसका अर्थ अगर मैं बताऊं तो इंडस्ट्री के जो टैक्टिक्स होते हैं ना, जिसमें टोबैको और जो निकोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे कि यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस चीज़ को वो खत्म करने के लिए इस तरीके की थीम रखी गई है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने लास्ट टाइम का जो पेपर देखा तो 22 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। और उसमें इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि आप एक साथ तो कवर नहीं कर सकते सारे डेज को। अगर आप लिस्ट बना के चलेंगे तो एक साथ नहीं कवर होंगे। आपको डेली डेली कुछ कुछ डेज पढ़ते रहने चाहिए, जिससे कि आपको मंथ का भी आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये किस मंथ किया है। क्योंकि सॉल्व करने की भी एक तकनीक होती है सवाल को, अगर आप सही से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप मंथ वाइज करते जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ये मैंने किस मंथ पढ़ा था, तो आप एलिमिनेट भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डेली डेली ये करना पड़ेगा। मैं मंथ के एंड में इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अलग से, कि आप सारे इंपॉर्टेंट डेज एक जगह कवर कर सकते हैं अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति के बारे में। बेसिकली ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और ये एक टीनेजर हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। ये भारत के पहले और वर्ल्ड के दूसरे यंगेस्ट ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ये चैलेंज पूरा लिया है। अब बेसिकली बात करते हैं ये 7 समिट चैलेंज बेसिकली होता क्या है। 7 समिट चैलेंज एक बहुत बड़ा माउंटेनियरिंग चैलेंज होता है, जिसमें हर कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पीक को क्लाइंब किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं। क्योंकि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं जो कि 27 जुलाई को पेपर है आपका, उसके लिए भी ये जरूरी होगा। क्योंकि यूपी पीसीएस के पैटर्न को अगर हम समझें तो वो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता रहता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन सा माउंटेन पाया जाता है, जिसमें आप लोग मैच दी फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, आपको लगाना पड़ता है कि कौन सा माउंटेन पीक कहाँ पे है, और या तो आपसे डायरेक्टली भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं जो कि किस कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट, जो सबको पता ही होगा। उसके बाद साउथ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो माउंट अकोंकागुआ वो एक हाईएस्ट पीक वहाँ पे मानी जाती है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में डेनाली आती है। फिर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रस वहाँ की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। फिर उसके बाद अंटार्कटिका की बात करते हैं तो विंसन वहाँ की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको देखने को मिलता है। बात यह है कि जो माउंट कोजियोस्की है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुंजैक जाया है वो ओशियानिया में पड़ता है, वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि कौन से कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ बेसिकली दीव के बारे में है। तो दमन दीव बेसिकली जिसको हम जानते हैं,
तो दीव जो है बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है। ये बेसिकली इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है सोलर एनर्जी से फुलफिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम प्रहलाद जोशी जी है, उन्होंने इस अचीवमेंट को नेशनल एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि एक नेशनल एग्जाम्पल सेट हुआ है। बेसिकली जो दीव के सारे लोग हैं ना, वो अब दिन के टाइम की जितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी डिमांड जो है वो कहाँ से पूरी करते हैं, वो है सोलर एनर्जी से फुलफिल करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हर साल मनाया जाता है। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये कैंपेन बेसिकली जो मिशन लाइफ से इंस्पायर हुई है। मिशन लाइफ के बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा जाके वहां से देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि मिशन लाइफ बेसिकली होता क्या है। अब इसके मेन एम की बात कर लें तो देश भर में प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना और जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है ना उसको प्रमोट करना, जिससे कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये थीम याद रखनी कौन सा मिशन चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है सागर में सम्मान इनिशिएटिव। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मुंबई में इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम के मौके पर ये इसको शुरू किया गया है। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने जो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मिनिस्टर ने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सारे स्टेट पीसेस के नेचर को समझ के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन से स्टेट पीसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है न्यूज़, ठीक है? तो उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है और इसका मेन एम की बात कर लें तो मैरीटाइम सेक्टर में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ावा देना और जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए इसकी घोषणा की गई है, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की शॉर्ट न्यूज़ वो हमने कवर करी। अब पढ़ते हैं थोड़ा-सा लॉन्ग न्यूज़ की तरफ, जिसमें हम लोग को थोड़ा-सा डिटेल में कवर करनी होती है चीज़ें। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। तो इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। तो जो हमारी यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं श्री सी आर पाटिल जी, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो लॉन्च किया है। जो इंडिया का सबसे बड़ा रूरल सैनिटेशन सर्वे माना जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसके बारे में न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट समझा कि ये क्यों चर्चा में है। अब अगर हम इसकी यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करें, तो आपको जीएस पेपर 2 में इस तरीके से सवाल देखने को मिल सकता है, जिसमें आप गवर्नेंस के बारे में बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई है ना, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 3 जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है और इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 है, ये एक्चुअली में है क्या? तो बेसिकली क्या है ना कि ये एक नेशन वाइड रूरल सैनिटेशन रैंकिंग सर्वे है। इसका स्कोप ना बहुत वाइड है, जिसमें 21,000 गाँव, 761 डिस्ट्रिक्ट और 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ये सर्वे जो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, उसके द्वारा ये एंकर किया जा रहा है। अब इसके की ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ये लाया क्यों गया है। तो बेसिकली रूरल एरियाज में सैनिटेशन प्रोग्रेस को मेजर करना है इसमें, और स्ट्रक्चर्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है मेथड यहाँ पे यूज करना। ठीक है, इसके बाद जो है सिटीजन एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, इससे जो है हाई परफॉर्मिंग विलेजेस हो गए या स्टेट्स हो गए उनको रिवॉर्ड देना, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो है ये पीपल लेड मूवमेंट यानी कि जन भागीदारी को प्रमोट करता है, जो कि एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। इसके बाद जो है ये ओडीएफ प्लस मॉडल आउटकम्स को वैलिडेट करना और सस्टेन करना ही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर अचीव किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस न्यूज़ के बारे में पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और एक मेंस का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको बताना है कि हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर दिस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा, वो होगा 21,000 विलेज जो है इसमें कवर किए गए हैं। ये आपको मेंस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको इसका आंसर राइटिंग करनी है अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप अपने आंसर राइटिंग को एनहांस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो है वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्होंने 3 एमपीज़ यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट किया है। अब यहाँ पे यूपीएससी के रेलेवेंसी की मैं बात कर लूँ आपसे, तो जीएस पेपर 2 जो कि गवर्नेंस और स्टैट्यूटरी बॉडीज से रिलेटेड सवाल अगर आपसे पूछा जा सकता है तो जीएस पेपर 2 में आ सकता है। वहीं अगर जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो मीडिया एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और एथिक्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि मीडिया एथिक्स होते क्या है और मीडिया को जो है किस तरीके से मॉरल वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली में है क्या। तो बात यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी, क्वासी जुडिशियल और ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किया गया था 16 नवंबर 1966 को। ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए।
इसको बेसिकली पार्लियामेंट एक्ट इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 आया था, उसके अंडर में इसको गठन किया गया है। इसके अगर पहले चेयरमैन की बात करते हैं तो जे.आर. मुदोलकर जो हैं इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इमरजेंसी के टाइम की अगर मैं बात करूँ 1975 का जो टाइम था, उसमें इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। लेकिन 1979 में प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत जो इसको दोबारा जो है स्ट्रक्चर किया गया और दोबारा इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है? तो ये इसका इतिहास रहा है और ये इसका बैकग्राउंड रहा है। आपको थोड़ी-सी डेट याद रखनी है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे इसकी फॉर्मेशन की डेट आपसे पूछ सकता है कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था और कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, तो ये भी थोड़ा-सा आप याद रखना। अब बढ़ते हैं इसकी कंपोज़िशन की बात करते हैं और इसके टर्म की बात करते हैं, ये कितने साल तक वैलिड होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि पीसीआई यानी कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें 29 मेंबर होते हैं। अब इस 29 मेंबर में कौन-कौन होते हैं, तो एक चेयरमैन होता है और 28 जो है इसमें मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जैसे एक कमेटी नॉमिनेट करती है। अब इस कमेटी में कौन-कौन होता है, तो इस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि राज्यसभा के चेयरमैन माने जाते हैं और लोकसभा स्पीकर होते हैं और एक पीसीआई का मेंबर होता है जो कि इनको नॉमिनेट करता है। अदर मेंबर्स की अगर हम बात करूँ तो 13 इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। 6 न्यूज़पेपर ओनर्स होते हैं जो कि मैनेज कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर एजेंसीज़ को। एक न्यूज़ एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और 5 एमपीज़ होते हैं। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसमें 3 लोकसभा से आते हैं, 2 राज्यसभा से आते हैं, ठीक है? 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यूजीसी से रिलेटेड होते हैं, बार काउंसिल से होते हैं, ठीक है? साहित्य अकेडमी से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं अपने-अपने फ़ील्ड के, उनको मिला के इसका कंपोज़िशन किया जाता है। अब इसके टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसका टर्म बेसिकली जो चेयरमैन और मेंबर के लिए 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, इसके काम क्या होते हैं? तो बेसिकली जो मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करता है, एथिकल और एक्यूरेट रिपोर्टिंग इंश्योर करता है ये, प्रेस की पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है ये, न्यूज़ फ्लो पर रिस्ट्रिक्शन मॉनिटर करता है, उसके बाद फॉरेन मीडिया असिस्टेंट ओवरसी करता है ये, फिर जो है फॉरेन न्यूज़पेपर का इम्पैक्ट को जो है स्टडी करता है कि किस तरीके से उनका हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर देश की आइडियोलॉजी अलग है ना? तो हो सकता है कोई प्रोपेगेंडा ना चलाया जा रहा हो, क्योंकि आपने देखा था अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन थी उसमें किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, है ना? तो इस तरीके को जो है वो टैकल करना। उसके बाद जो है मीडिया ओनरशिप कंसर्न्स को जो है एड्रेस करना। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इसका एक फंक्शन देता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो वो क्या-क्या हो सकती हैं? तो बेसिकली क्या है ना कि ये गाइडलाइन वायलेशन के लिए पेनल्टीज़ एनफोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको बस एक सलाह दे सकता है लेकिन इसका कोई भी जो जजमेंट होगा वो एनफोर्सेबल नहीं होगा आपके लिए। उसके बाद जो ये सिर्फ़ प्रिंट मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो मैगज़ीन्स होते हैं, उसको ये रेगुलेट करती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें कोई इसकी अथॉरिटी नहीं रहती। तो ये खाली प्रिंट मीडिया को ही जो है कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल में कवर किया। ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कैन रेगुलेट व्हिच टाइप ऑफ मीडिया। तो इसमें सही आंसर होगा प्रिंट मीडिया ओनली, ये ऑप्शन इसका सही होगा जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसका मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो कि है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों इसको भी समझ लेते हैं। तो बात ये है कि रिसेंटली जो है अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने एक महिला को उसके थर्ड चाइल्ड के लिए मैटरनिटी बेनिफिट देने का ऑर्डर दिया है, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंडर आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे लिए। अब अगर यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करें तो जीएस पेपर 2 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए ना, वुमेन्स के राइट्स से रिलेटेड सवाल आते हैं, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं या जुडिशरी से संबंधित जो सवाल आते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर जीएस पेपर 1 में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें सोशल इश्यूज़ होते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की आप बात करते हो, तो इस तरीके के से अगर आप जजमेंट को कोट करेंगे तो आपका आंसर एनहांस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है? आप समझते हैं कि जजमेंट के क्या हाइलाइट्स हैं, यानी कि इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया है। अब वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, तो इसमें जो है राइट टू हेल्थ, डिग्निटी, प्राइवेसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। विशेष यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि ये सब जो राइट्स हैं, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है? ये अलग से इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी के पार्ट हैं। फिर इसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो कोर्ट ये कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का भी एक हिस्सा होते हैं। जैसे कि हेल्थ, इक्वालिटी एंड डिग्निटी के राइट जो होते हैं वो इसका पार्ट है, तो ऐसे ही ये भी इसका एक पार्ट है। फिर जो है राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की यहाँ पे बात की गई है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो 2009 का केस था, उसको भी रेफर किया है, जिसमें जो है ये कहा गया था कि रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो हैं वो आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो आर्गुमेंट है वो आर्टिकल 21 को लेके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
अब बढ़ते हैं तो इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस को समझ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से जो है की प्रोविजन है जो हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली जो ओरिजिन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट 1961 को अमेंड करके बनाया गया है, जो 2017 का एक्ट हम बात कर रहे हैं। पेड मैटरनिटी लीव की इसमें बात करी गई है। तो इस एक्ट के अंदर वर्किंग वुमेन को पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, जो डिलीवरी से पहले और बाद दोनों के लिए होती है, ठीक है? फिर एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एक्ट बेसिकली फैक्ट्रीज़ में, माइन्स में, प्लांटेशन में, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में, शॉप्स में और दूसरे वर्क प्लेसेस पर जो काम कर रही हैं महिलाएँ, जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसमें जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है? अगर आप ईपीएफओ की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये एक्ट थोड़ा-सा याद रखना, वहाँ पे जो है इस तरीके से एक्ट से रिलेटेड सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है? आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि मैटरनिटी लीव एंटाइटलमेंट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली बात ये है कि अप टू 2 चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर महिला के 2 या उससे कम बच्चे हैं, ठीक है? तो उस महिला को 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मोर देन 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 से ज़्यादा अगर चाइल्ड हो जाते हैं, तो उस महिला को 12 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है? यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि ये एक्ट जो है किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव से रोकता नहीं है, लेकिन लीव की ड्यूरेशन जो है वो बच्चों की संख्या के हिसाब से लिमिटेड होती जाती है। ठीक है? अगर आपकी पहला चाइल्ड हुआ है तो आपको 26 वीक की मिलेगी, दूसरा हुआ है तब भी आपको 26 वीक के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तो आपको सीधे 12 वीक का जो है केवल पेड लीव यहाँ पे आपको मिलेंगे, प्रावधान किए गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस एक्ट के बारे में समझा, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव आर प्रोवाइडेड फॉर द थर्ड चाइल्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017? आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12-20 तक की जो है आपको पेड लीव से मिल सकती है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग नहीं एनहांस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी न्यूज़ सेक्शन को कवर कर लिया, जिसमें शॉर्ट न्यूज़ भी दी थी, लॉन्ग न्यूज़ भी दी थी। आप थोड़ा-सा स्टैटिक पोर्शन को भी समझ लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो हमको कवर करनी है। तो बेसिकली क्या है कि आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, ये इसका पार्ट 2 आप समझ लीजिएगा। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक का कहाँ पड़ता है, वो भी वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो आईएनओ है उसका पड़ता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करते हैं तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपको लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ही देखने को मिलता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एक कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है? तो यहाँ पे हमने आज का पूरा डिस्कशन कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जो है शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।